हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस मॉक का सोल्यूशन, जो कि 25-26 मई के लिए आया हुआ था। ठीक है, उसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये मैं इतना लेट डालने का पीछे रीजन ये है कि मैं अवेलेबल था नहीं उस टाइम पे। और अब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैथ्स वाला सोल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स वाले सोल्यूशन में ना, जैसे कई क्वेश्चंस बाकी में ऐसे थे कि जिनमें ना पेन या पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा आंसर टिक करना था हमको। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में भी यदि आप पेन उठा रहे हो, कॉपी उठा रहे हो, टाइम ले रहे हो, तो भाई वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना। तो भाई यही है कि वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो में जब भी मैं बोलूँ कि कमेंट योर आंसर्स और समथिंग, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही है ना, और 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगेगा ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो हम एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे भी एक प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। भाई कईयों का ये रहता है ना कि भाई जैसे जो है इजी इजी से क्वेश्चंस करके वो कहते हैं कि भाई मेरी मैथ्स की तैयारी हो गई। लेकिन मैंने क्या कर रखा है कि अपनी जो इसी चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे मैंने प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है मैथ्स की, जिसका आई टैप का आइकन यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। एक प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, और मैं वो आपको बताना भी चाहूंगा। चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ। आपको क्या करना है कि जस्ट अपना यूट्यूब खोलना है, और यूट्यूब चैनल पे ना, यूट्यूब पे आपको जाके सिर्फ एक चीज सर्च करनी है, यहाँ पे इजी मैथ्स अड्डा। आपको जाके इजी मैथ्स अड्डा सर्च करना है। और इजी मैथ्स अड्डा सर्च करने के बाद आपको क्या करना है कि हमारे जो इस चैनल के आइकन पे क्लिक करना है। और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, एक तो आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। यदि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, मेंबर बनना चाहते हो हमारे चैनल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या स्कीम्स हैं या फिर क्या क्या है। जो आप मेरे से वीडियो चाहते हो, कैसा कंटेंट चाहते हो, तो वो आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे आके। दूसरा आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। फर्स्ट प्लेलिस्ट में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की यहाँ पे प्लेलिस्ट डली हुई है। तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि भाई कई स्टूडेंट्स का कहना ये होता है ना कि भैया यार पेपर आ गया है, ज्योमेट्री हो नहीं पाई है, कि सिर्फ ऐसी वीडियो प्रोवाइड करिए जिसमें हमें सिर्फ ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाए, और उनके ऊपर जो बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ गए प्रीवियस ईयर में, वो मिल जाएं। तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियोस अपलोडेड है इसमें। आप जाके देखो, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और सारे की सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आए, मैंने सारे की सारे इंक्लूड करे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी इजी से क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए हो। बाकी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने टॉप 25 क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था आपको कि मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, तो वो देखो यहाँ पे है। देखो, मैंने शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 से शीट 9 तक अपलोड करा हुआ है। अब ये शीट 9 तक अपलोड करने का फायदा क्या है भाई? आप इस चैनल को जब खोलोगे ना, तो आपको इस चैनल पे बाकी में सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि इसका हमारी जो है ना, हमारे क्वेश्चन करने की जो आपका, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन जो प्रैक्टिस सीरीज को देखने के बाद ना, आपको मैथ्स का करने का तरीका ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक्स टॉपिक्स भी कराए हुए हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक हो गया। ओलाई बोर्ड के सॉल्यूशंस भी हम अपलोड करते हैं। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे तो फ्री रहता है सब कुछ, है ना। लीनियर रेस का कॉन्सेप्ट मैंने डाल रखा है। मैथमेटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, वो मैंने बताए हुए हैं कि भाई उनको अच्छे से शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे हैंडल करना है। तो वो जाके आप देख सकते हो। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप जाके ऐसे ऐसे चेक कर सकते हो हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे। ठीक है, और आपको यदि वो ज्वाइन नहीं करना है, तो भाई एक और चैनल का नाम बताता हूँ, रिलीवेंट मॉक टेस्ट की हमारा टेलीग्राम जो है चैनल है, तो वो वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि इस चैनल पे जो है, इन सब जो मैं यहाँ पे जो भी करा रहा हूँ, तो उनके जो भी पीडीएफ सॉल्यूशंस है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई सारा अच्छा कंटेंट है, यदि आप बने रहना चाहते हो हमारे साथ तो बन रह सकते हो, बाकी आपकी चॉइस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इन एन इलेक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 75% of the registered voters cast their votes, while 600 votes were found invalid. Number of votes received by A were equal to 50% of the total number of votes cast. तो मतलब जैसे मैं 100 टोटल वोट्स मान लूं, तो 100 में से मेरे को कितने मिले? कितने ने कास्ट करा? 75 ने। अब 75 में से ए को कितना मिला है? ए को मिला है कितना? ए को मिला है 37.5%। 37.5 मतलब 75 का आधा ही तो होता है ना, 37.5। 75 का आधा ही तो होता है ना।
अब यहाँ पे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी वर इक्वल टू 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब यहाँ पे वैलिड वोट्स कितने हैं, मान लो मैंने यहाँ पे जब 75x माना, मैं टोटल वोट्स को है ना, मैं मान रहा हूँ 100x है मेरे पास टोटल वोट्स, ठीक है। तो भाई जैसे आपके यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, एडवांस मेथड नहीं बन रहा है, तो आप भाई बेसिक पे जाने का प्रयास करिए। तो मेरे पास यहाँ पे वैलिड वोट्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 75x माइनस में 600। लेकिन जो कास्ट वोट है उनका आधा मिला है ना ए को, तो और बी को कितना मिला है फिर, 75x माइनस में 600, इसका 40% मिला है उसको, इसका 40% मिला है ना, तो 75 का 40% करूंगा, 75 इंटू 10 750, 1500 और 3000, यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30x माइनस में इसका 40% करूंगा तो 240। बी को इतना मिला है, ए को कितना मिला होगा, 37.5x। तो अब मैं यहां से ये नहीं कह सकता क्या कि भाई देन फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। यहाँ पे जो वैलिड वोट्स की संख्या है, ए को भी वैलिड वोट्स का इतना मिला है, और बी को कितना मिला है, बी को 30x माइनस में 240, पर टोटल जो कास्ट वोट है वही तो ये है ना, 75x माइनस में 600, 75x माइनस में 600। तो हम इसकी वैल्यू को जस्ट इसके इक्वली तो करना है मेरे को, तो 37.5 और 30 कितना हो जाएगा, 67.5x, 67.5x माइनस में 240 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 75x माइनस में 600, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 360 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, साढ़े 7x, 7.5x, यानी कि 360 अपॉन में 15/2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसको काट लो ना, 2 और 4 यानी कि 48। तो मेरे पास एक्स, जब एक्स 48 आ गया तो मेरे पास टोटल जो वोट्स हैं वो कितने थे, 48 तो ही तो थे। या फिर आप सबसे अच्छा ऑप्शन, मैं यदि तरीका बताऊं यहाँ, तो ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई मेरे क्वेश्चंस आपके यदि कैलकुलेशंस फास्ट हैं, आप यदि जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूं 6000, तो 6000 का 75% यदि आप जल्दी से कैलकुलेट कर पा रहे हो, 6000 का 75%, 75 इंटू 60 करना है, 75 इंटू 10 करते हो तो 750, 750 का कितना करना है मेरे को, 6 गुना, तो 750 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 4500। अब 4500 में से 600 तो क्या है, इनवैलिड है, 600 तो इनवैलिड है, मतलब ए को कितना मिला होगा, 2250, और उसमें से फिर 600 हटाएंगे हम, तो उसका 40% बी को मिला है। आप यदि बाई ऑप्शन चेक करना चाहो जल्दी जल्दी, तो बाई ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और बाई ऑप्शन से ही मैं जाना पसंद करूंगा इस मेथड से अच्छा, ठीक है। क्योंकि भाई यदि कैलकुलेशन आपकी फास्ट है ना, बस बाई ऑप्शंस के लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, और जिस दिन कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी उस दिन सिलेक्शन निश्चित है, फिर तो मैथ्स की वजह से सिलेक्शन उतना नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। भाई वॉल्यूम ऑफ द कोन चाहे कुछ भी है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, बाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर एच। मेरे पास आर चाहे कुछ भी है, एच चाहे कुछ भी है, लेकिन मेरे पास जो भी ऑप्शन रहेगा ना वो 22 का मल्टीपल रहेगा, 22 का मल्टीपल। अब सब यहाँ पे 2 के मल्टीपल तो दिख ही रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा 11 का मल्टीपल चेक कर रहा हूँ। तो 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 11 का मल्टीपल मैंने चेक करा तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे को 11 का मल्टीपल दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन चेक करा तो 8 2 10 और 9 4 13 ये नहीं दिख रहा। 2 और 4 6, 6 और मतलब 14 माइनस 6 करेंगे तो मेरे पास 8 आता है। ये मेरे पास 2 और 1 3 और 6 और 2 8 यानी कि 5। तो मेरे पास यही तो ऑप्शन है। कितने देर में कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, यदि आपको 11 का मल्टीपल का रूल पता है कि हम सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स यदि डिविजिबल है 11 से, तो वही तो होता है हमारे 11 का रूल। तो मेरे पास 55 44 सीधा सीधा आंसर कितने सेकंड में आएगा, ये 5 से 6 सेकंड में नहीं आएगा क्या। और यदि बेसिक से आप करना चाहोगे तो बेसिक से आप कैसे करोगे भाई इस चीज को, बेसिक के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है 132, यानी कि देखो यहाँ से 2 पाई है 44, 44 दिया 132 होता है ना, यानी कि आर की वैल्यू मेरे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जब आर की वैल्यू मेरे पास 21 सेंटीमीटर है तो मेरे पास यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 12 है। अब यहां तक भी आप इससे आगे जा रहे हो ना, आप या तो 11 का मल्टीपल चेक करो, या फिर 3 का मल्टीपल चेक करो, या फिर 7 का मल्टीपल चेक करो। 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 8 4 12, 9 21 और 2 23 नहीं है, 6 4 10 और 8 18, 2 20 नहीं है, 6 और 1 7 और 4 11 ये भी नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन तो आ रहा है। बाकी आप पूरा करना चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा मेरे पास है क्वेश्चन नंबर
A seller allowed a discount of 10% on an article and sold it for rupees 144. If he had marked the article 25% higher than the actual marked price, then the profit earned by him on selling the article after 25% would be 25%. Find the selling price of the article if the seller wants to earn 13% प्रॉफिट। 13% का मतलब 10 से 13 है, मतलब 13 की चीज 13 पे बेच रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, तो 13 का मल्टीपल चेक करेंगे। बट यहाँ पे क्या देख रखा है, देखो ये मेरे पास 13 का मल्टीपल है, 14 इंटू 13 172 होता है, ये 12 इंटू 13 है, ये 13 इंटू 10 है, ये 13 इंटू 15 है, तो मेरे पास सारे के सारे 13 का मल्टीपल है। और जब यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमको तो पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए सेलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल। भाई जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे ही मिलता है ना, मतलब मैं यदि एक्चुअल जो प्राइस निकालूंगा तो वो मेरे पास एमपी की एक्चुअल प्राइस आएगी ना, एमपी का एक्चुअल प्राइस आएगा ना। अब 10% डिस्काउंट के बाद वो 144 में दे रहा है, यानी कि यहाँ से मेरे पास एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 ही तो आएगी, क्योंकि मेरे पास 9 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू 16 है, यानी कि 10 की वैल्यू 160। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ ही हैड मार्क्ड द आर्टिकल 25% हाइयर देन द एक्चुअल जो मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस 160 है, 160 का 25% 40, यानी कि उसने कितना मार्क कर रखा है, अब 200 मार्क कर रखा है। ठीक है, अब 200 मार्क पे क्या कर रहा है वो, देन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम ऑन सेलिंग द आर्टिकल आफ्टर 25% डिस्काउंट वुड बी 25%। मतलब अब ये 200 की चीज को ना 25% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, और फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इस पे मैं 25% का डिस्काउंट दे दूं तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, इसका 25% 150 होता है, और ये किसके बराबर है, ये मेरे पास 6 की वैल्यू है। तो मेरे पास एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 120, और 120 को 30% के उस पे बेचूंगा तो मेरे पास आप सीधा सीधा आंसर आ गया ना, 12 और 13 का मल्टीपल। आप क्या करोगे कि भाई पहले मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है 10 से 9 में गई है, 9 की वैल्यू 144 है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, फिर 1 की वैल्यू निकालोगे 16 है, फिर 10 की वैल्यू निकालोगे 160। तो भाई ये कोई तरीके हैं क्या इस करने को, आपको कम से कम लिखना है इतना, तो थोड़ा सा तो आप माइंड दिमाग चला सकते हो ना यहाँ पे, कि भाई एमपी पे डिस्काउंट लगता है, सब चीज लगती है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपकी तरह नहीं होंगे कि भाई 1 की वैल्यू निकालोगे फिर 16 की फिर 16 के इक्वल करोगे, 10 की वैल्यू निकालोगे, भाई ऐसे कौन करता है क्वेश्चन। ये मतलब कोई सब्जेक्टिव टाइप पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये तो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार कहता हूँ, और जब भी मैं प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवाता हूँ ना अपनी, तो मैं वहां पे भी आपको समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में ना जस्ट आपको मेन क्वेश्चन जो पढ़ना है, मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मेन क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे ये वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। अब यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन को जब पढ़ा मैंने, तो इन इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे वॉज 17,280, मतलब 85 डिग्री है, और मेरे पास यहाँ पे वेडनेसडे वाला 58 डिग्री है, ये मेरे पास कितना कितना आ रहा है, 27 ही तो आ रहा है इनका डिफरेंस। 27 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 17,280, 17,280, तो यहाँ से 27 से कट सकता है कि 27 पंजे 135, 27 की 162, यानी कि 640 बार कट गया, एक की वैल्यू मेरे पास 640 आ रही है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे को कितना बेचा गया, 51 डिग्री, एंड थर्सडे को कितना बेचा गया, 90 डिग्री। इनका डिफरेंस कितना है, 39, और 39 देख के आपको घंटी नहीं बजती क्या, 13 इंटू 3 है, या तो 3 का मल्टीपल चेक करो या फिर 13 का मल्टीपल चेक करो। 3 का मल्टीपल देखो, 7 5 12 है, 12 और 4 16, ये तीन का ही मल्टीपल नहीं है, 2 और 1 3 और 12 ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे, मेरे पास दो ही तो ऑप्शंस बचे, और दो ऑप्शंस में अब मेरे को 13 का मल्टीपल चेक करना है। तो यहाँ पे 13 एकम 13, 8 बच गया 13, तो मेरे पास ये 13 का मल्टीपल आ रहा है, 13 एकम 13 है ना 11, और 13 ये भी मेरे पास 13 का मल्टीपल है, तो हमको सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा अब तो 640 इंटू 39 करो, यहाँ से 39 चौका कितना होता है, 156, मेरे को एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है ना, आपको ऐसे ऑप्शंस की तरफ भी निगाह होनी चाहिए आपकी, भाई मेरा बस मेन मकसद यही है, जो प्रैक्टिस सीरीज मैंने चला रखी है, और जो मैं आपको जब भी क्वेश्चंस करवाता हूँ तो मैं आपको वही चीज बताता हूँ जो एग्जाम की जो व्यू में हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे मेरे को बॉड मास लगाना है, और बॉड मास अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। मतलब मेरे को पहले क्या करना है, मेरे को डिवाइड जो पहले ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, देखो 28 है,
28 को गुणा मेरे को कितने से करना है? आप पहले ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा। तो पहले ऑफ ही तो सॉल्व होगा ना। इसमें 18 दूनी 36, 36 माइनस में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, यानी कि 28 इंटू में 20, ये मेरे पास आ जाएगा 560 प्लस ये मेरे पास 18 है, 18 इंटू, अब ये 2 का क्यूब 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 भाग 8 करेंगे तो 5, यानी कि 560 प्लस में 90 कितना हो जाएगा मेरे पास? 650 आंसर हो जाएगा। आप सीधा सीधा करोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप एक एक वैल्यूज रखोगे तो आप करते रहना। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम ले जाओगे आप। 10 से 12 सेकंड के सवाल में आप ले सकते हो 1 से 2 मिनट। ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एपी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। भाई डे 2 वाली वीडियो आपने देखी है ना, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ पे आई टेक पे आ रहा होगा, नहीं देखी है तो देख भी सकते हो जाके। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सर्कल का एक एक कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे सवालों के साथ, अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। देखना जरूर एक बार, ठीक है। एपी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पीएम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मेरे पास यहाँ पे ये एपी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है एंड ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। मेरे को लेंथ ऑफ एओ चाहिए। अब भाई भले मनुष्यों, मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे ये मेरे को टेंजेंट और रेडियस के बीच में कौन कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो मेरे पास 7, 24, 25 का सीधा सीधा ट्रिपलेट तो होता ही है। यदि ये 24 है मेरे पास, यहाँ तक 18 दे दिया, तो मैं इसको 7 नहीं मान सकता क्या? 7, 24, 25 का तो सीधे सीधे ट्रिपलेट होता है। यदि आपको पता है तो आपने कितने सेकंड में करा होगा ये क्वेश्चन? यहाँ तक मेरे पास 18 है, तो पॉइंट में जाने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। पॉइंट में जाने के तो कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि 7, 24, 25 का तो सीधे सीधे ट्रिपलेट है हमारा। ये मेरे पास क्या होता है, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपको कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में? मात्र 4 से 5 सेकंड आंसर करने में लगेंगे आपको, जस्ट 4 से 5 सेकंड। लेकिन भाई आपको तो ये लगना चाहिए ना कि भाई ऐसे तो कर दिया सर हमने, पर हमको यदि ये तरीका नहीं आया तो हम कैसे करेंगे? तो भाई बेसिक, यदि बेसिक से करना है तो कैसे करते हैं? मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सर्कल के, तो मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट से एक तो टेंजेंट जा रही है, एक सीकेंट जा रही है। तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से मैं क्या कह सकता हूँ? पी ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी रहेगी? पी एम इंटू में पीओ। अब मैं पीओ को, सॉरी, पीएम ओ एम को मैं मान रहा हूँ एक्स। तो मेरे पास यहाँ से जो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 इज इक्वल्स टू 18 इंटू में 18 प्लस में एक्स। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 72, यानी कि 18 प्लस में एक्स, यही आ गया ना मेरे पास। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, बताओ। हाँ, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 576 है, ये इज इक्वल्स टू 18, और 18 प्लस में एक्स, ये मैंने यहाँ तक कर ही दिया है। ठीक है। तो पी ओ, अब यहाँ से आप निकाल पाओगे ना आप? एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी तो मेरे पास निकाल पाओगे ना आप क्या क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लार्जेस्ट। मेरे पास जहां पे जब ये क्वेश्चन दिए हुए थे ना ऑप्शन, तो ऑप्शन देख के मेरे को सिर्फ एक चीज लगी, यहाँ पे जब ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो इनकी पावर को सेम करने का प्रयास करो पहले। यहाँ पे ये 4 की पावर 1/4 है। मैं इसको मैं जैसे 4, 6, 3 और 2 का एलसीएम लूं, तो एलसीएम ऑफ 4, 6, 3, 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। तो 4 की पावर 1/4 का मैं 12 करूंगा तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 3 का 4 होगा ना, 3 की पावर 4 81, और ये 2 की पावर जब मैं 4 करूंगा तो 16। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ऑप्शन यही तो आ रहा है मेरे पास, सी ऑप्शन। यदि आपको नहीं पता है तो आप करते रहना इस क्वेश्चन को, बन जाए तो आपसे। फिर आपको सोचने में तो थोड़ा टाइम चाहिए ना कि भाई 4 की पावर 4 कैसे जाएगा, 6 की पावर 6 कैसे जाएगा, सोचने में तो टाइम चाहिए ना, वो चीज है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। भाई नहीं आया हो तो मेरे को बताना, मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे पास, तो कि भाई यहाँ पे ये मेरे पास कोई पॉइंट है, तो पॉइंट से जब मैं एक तो टेंजेंट डाल रहा हूँ, एक मैंने क्या डाली? सीकेंट डाली। तो यहाँ से जो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी होती है ना, ओके, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है यहाँ पे क्या? एम इज 40% लेस अफिशियंट देन एन टेक्स 30 डेज लेस देन एम टू फिनिश द सेम वर्क। मतलब यहाँ पे एम और एन की एफिशिएंसीज दी हुई है। एम जो है, एम इज 40% लेस अफिशिएंट, मतलब ये 5 है इसकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी 3 है। यानी कि ये डेज कितने कितने लेंगे? यदि ये 5 डे ले रहा है, डे लिखूं मैं तो डे में कितना रहेगा? 5 और 3, और इन्हीं का डिफरेंस मेरे को कितना दिया हुआ है? 30। 2 की वैल्यू जब 30 है तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ? ये 75 डेज आ जाएगा मेरे पास, है ना? और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 डेज आ जाएगा।
ठीक है। अब ये मेरे पास दिया हुआ, फाइंड द टाइम टेकन बाय एन टू फिनिश द होल वर्क वाइल वर्किंग एट द 80% ऑफ हिज एफिशिएंसी। तो 80% ऑफ हिज एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 45 का 80% कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 हो जाएगा ना। आपको निकालना ही नहीं आता है तो भाई इतना जल्दी तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम की चीजें हैं ना वो। मैं 45 और 75 का यदि निकालूं तो मेरे पास 225 टोटल वर्क आ गया। 225 को 36 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास 9 से कट जाएगा। ये देखो 9 से, ये तो मेरे पास कितनी बार कट गया, जो है, सॉरी, इसकी एफिशिएंसी है ना ये तीन तो, है ना, और ये तो मेरे पास डेज है ना। तो 80% ऑफ इज एफिशिएंसी यानी कि 2.4 एफिशिएंसी के साथ करेगा, है ना। तो 225 अपॉन में 2.4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझाने की जरूरत है क्या अब इसको। अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, इफ x बाई इंटू में x प्लस में y टू रूट टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 रूट 2 एक्स क्यू वाई क्यू माइनस में एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू। जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा डरावना लगेगा, बट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज पसंद आएगी। यहाँ पे एक चीज दिखेगी आपको कि यहाँ पे देखो, जस्ट एक्स बाई को इसने नीचे लिया, एक्स बाई को इसने जस्ट नीचे लिया। जब एक्स बाई को नीचे ले गया तो यहाँ पे एक्स क्यू और बाई क्यू दिख रहा है। जब ये एक्स क्यू बाई क्यू दिखा ना, तो मेरे को एक चीज मेरे दिमाग में आई कि यार ये भी तो कहीं इसका क्यू भी नहीं है। तो भाई हर चीज के पीछे ना लॉजिक लगाया करो यार, लॉजिक भी लगाओगे तो भी मतलब क्वेश्चन जो जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स बाई है, यहाँ पे टू रूट टू है, तो टू रूट टू को होल क्यू करके देखा ना तो मेरे पास 16 रूट 2 यार है। मतलब मैंने यहाँ से क्या करा कि एक्स प्लस में वाई है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टू रूट टू अपॉन में एक्स पर। तो यानी कि एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जो मेरे पास 3 एक्स वाई और एक्स प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से, 16 रूट 2 अपॉन में एक्स क्यू वाई। भाई दो का क्यूब 8 और रूट 2 का कितना हो जाएगा, 2 रूट 2, तो यानी कि 8 दूनी 16 और 16 रूट 2। तो मेरे पास जब इसकी वैल्यू इतनी आ गई तो मैं यहाँ पे इसकी जगह रखूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यही तो बचेगा ऑलरेडी, ओनली यही तो बचेगा। और जब मेरे पास ओनली यही बच रहा है तो मेरे को एक चीज दिख रही है यहाँ से, सिर्फ ये एक्स बाई इंटू में एक्स प्लस बाई बाई मेरे को कितना दिया हुआ, 2 रूट 2, यानी कि 3 इंटू 2 रूट 2। तो मेरे पास 3 इंटू 2 रूट 2 यानी कि 6 रूट 2। अब यहाँ पे उत्तर में 6 रूट 2 कहीं दिया नहीं है, लेकिन 6 का रूट जब मैं अंदर लूंगा इसमें तो मेरे पास कितना जाएगा, 36 अंदर जाएगा, तो यानी कि 72, रूट 72 ही तो आंसर है इसका। आपको ये चीज दिमाग में आई ही नहीं कि भाई मतलब यहाँ पे एक्स क्यू बाई क्यू लिख रहा है नीचे, तो इसने कहाँ से कैसे करा होगा, सोल्यूशन में इसने कैसे करा होगा। हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, वैल्यू कैसे पुट करोगे यार, वैल्यू पुट करने के लिए आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप इतना सोच पाओगे क्या कि भाई 2 रूट 2 हम कैसे ला सकते हैं। कोई तो सोचेगा रूट 2 रख देते हैं एक्स और वाई की जगह, 1/√2 1/√2 लग सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। क्वेश्चन का वो भी तो करना चाहिए ना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 289 इज डिवाइडेड बाय 17। देखते ही आंसर आ गया मेरा 0। देखते ही आंसर आया है, देखते ही 2 से 3 सेकंड में मैंने आंसर टिक करा है सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्योंकि भाई मेरे को तो पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 ना 17 का स्क्वायर होता है। और जब ये 17 का स्क्वायर होता है तो पूरा नंबर ही 17 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ रही है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, बुरा लगे अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 और 15। ठीक है। तो भाई जब 25 और 15 का डिस्काउंट निकालूंगा मैं तो देखो 43.75 भी नहीं आ सकता और 40 भी नहीं आ सकता, क्योंकि सक्सेसिव निकालने के लिए 25 15 करूंगा तो 40 आता है, और 40 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 40 से कम जाएगा, 40 से तो कम ही जाएगा ना। तो मेरे पास 40 से कितना कम जाएगा, 25 इंटू में 15 कितना होता है, 25 इंटू में 12 करूं मैं 300 आता है। तो यानी कि 15 करूंगा तो 375, यानी कि 40 माइनस में 3.75 करना है मेरे को, 40 माइनस 3.75 करूंगा तो 36.25 ही तो आंसर आएगा। भाई किसी भी संख्या में से मैं 0.75 घटाऊंगा तो एंड में 0.25 भी आना है ना, एंड में 2.25 भी आना है ना। और आप इसको सक्सेसिव लगाओगे कि पहले एक्स प्लस में बाय और एक्स माइनस में, नहीं करने ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ आपको कितने सेकंड में आंसर लाना है, मात्र 7 से 10 सेकंड में आपको आंसर चाहिए, सिर्फ 7 से 10 सेकंड। ये भी मैक्स टू मैक्स है भाई। ठीक है। मेरे पास है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30 45 105। यहाँ से एलसीएम तो आपको सीधा सीधा कितना दिख रहा होगा, सॉरी एचसीएफ तो आपको सीधा सीधा कितना दिख रहा होगा, एचसीएफ तो आपको सीधा सीधा 15 दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिखा है तो वो आप दोबारा से पढ़ के जाके देखिए एलसीएम और एचसीएफ का, दोबारा से पढ़िए टॉपिक। ठीक है।
अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो 30 और 45 का निकालो पहले। तो 30 और 45 का 90 होता है। 90 को क्या लिख सकता हूँ? 15 × 6। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 15 × 7। तो यहाँ पे ये 15 तो शामिल हो गया, लेकिन ये 7 शामिल नहीं हुआ। ये 7 शामिल नहीं हुआ। तो मेरे को इसको 7 को इंक्लूड करना है। तो 7 को इंक्लूड कैसे कर सकता हूँ मैं? 7 को इंक्लूड कैसे कर सकता हूँ? जब मैं यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 7 630, यानी कि एलसीएम मेरे पास इतना आ गया 630। और इनका डिजिट सम ही तो निकालना है, तो इसका डिजिट सम कितना है? 9 है, इसका 6 है। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 3 ही तो आएगा डिफरेंस। यदि आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत जरा प्रॉब्लम आई है तो आप भाई एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो जाके देखिए ना। मैंने क्यों कहा था कि वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी? मैंने और वीडियोस में तो ऐसा कहा ही नहीं किसी सॉल्यूशन के कि भाई वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनेगी या फिर लॉन्ग बनेगी, क्योंकि मैं उसमें तो पूरा आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट जो भी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे है इवेल्युएट द फॉलोइंग। sin 54 cos 36 प्लस में sin 36 cos 54। देखते ही आंसर बनाना चाहिए, देखते ही आना चाहिए भाई। यदि आपको देखते ही नहीं आ रहा है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो जाके। क्योंकि भाई ये sin 54 है और ये भी तो मेरे पास sin 54 ही है। तो sin 54 sin स्क्वायर 54, और यहाँ पे भी हम cos स्क्वायर 54 बना सकते हैं ना इसको, cos स्क्वायर 54। तो sin स्क्वायर 54 प्लस cos स्क्वायर 54 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। देखते ही आंसर आना चाहिए। इफ ₹60,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 18 months, देन फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड गिवन दैट सम इज कंपाउंडेड एवरी 6 months। तो एवरी 6 months के लिए कंपाउंड करा गया है 18 months के लिए। तो मेरे पास एवरी 6 months के लिए कितना हो जाएगा? 10%। और 10% को जब मैं 3 years के लिए कंपाउंड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 33.1% ही तो आता है। तो 6,000 60,000 का 33.1% आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? मतलब मेरे पास चाहे जो भी आएगा, चाहे जो भी आएगा, लेकिन मैं इसका जब परसेंटेज निकालूंगा तो मेरे पास 2 जीरो कट जाएगी। 2 जीरो मेरे पास कट जाएगी, और यहाँ से पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी। मतलब मेरे को 331 इंटू में 60 करना है। 331 इंटू में 60। जब मैं 33 सॉरी 330 इंटू 6 करता तो मेरे पास लगभग 1980 के पास आंसर आता। तो ये मेरे पास 1986 के आसपास ही तो जाएगा आंसर। जिसको यही नहीं पता है कि भाई 20% कम, 20% पर एनम पे कर रहा है, भाई जब भी मैं सॉल्यूशन दूंगा प्रैक्टिस मौका तो ऐसे ही दूंगा मैं तो। जहां भी सॉल्यूशन ऐसे ही मिलते हैं तो वहां पे तो भाई मैं ऐसे ही करने का ट्राई करता हूँ। चाहे फिर भले कोई मेरे से कुछ भी कहे कि भाई उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया पहले, मैं लेट हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट भाई सॉल्यूशन कोई नहीं देखता है, बट आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप देख लीजिए। ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे आपको यदि देखते ही नहीं पता चला है ये कि 33.1% कैसे लिखा मैंने, तो यार आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी जाके पढ़िए ना थोड़ा। भाई जब ये 6 मंथली कंपाउंड कर रहा है तो एक ईयर के लिए जब 20% है तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 10%। और 10% को मेरे को 3 बार कंपाउंड करना है। 10% को जब 4 बार कंपाउंड करता हूँ मेरे को 46.4 आता है। जब मैं 4 बार कंपाउंड करता हूँ तो मेरे को तो 3 बार ही करना है ना। तो 3 बार में 33.1। एक एक बार करेंगे 10%, 2 बार करेंगे 21%, 3 बार करेंगे 33.1, 4 बार करेंगे 46.41। बस 4 बार तक ही, ज्यादा से पूछता है। ठीक है? वैसे तो मैं 100 बार तक तो याद रखूंगा नहीं, है ना? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28√2 वाइल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ये दे रखा है 96। तो मेरे पास यहाँ से देखो एल प्लस में बी कितना आ जाएगा? मेरे पास एल प्लस में बी मेरे पास आ जाएगा 14√2, क्योंकि यहाँ से 2 एल प्लस में बी होता है ना। और मेरे पास यहाँ पे एल भी दे रखा है कितना? 96। 96। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। मेरे को उनके बीच का डिफरेंस चाहिए। तो मेरे को ऑप्शन में क्या लाना है? मेरे को छान में लाना है ना? और छान में आप कैसे कैसे बना सकता हूँ मैं ये नहीं सोच सकते क्या? मेरे को तो देखते ही अब आंसर पता चल गया, 2√2 आ रहा है आंसर। क्यों आ रहा है? मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं इस चीज को, थोड़ा सा सिखाऊंगा इस चीज को। मेरे पास एल प्लस में बी है ना? आपको एक तो मन में क्या आएगा कि 7√2 प्लस में 7√2, पर वहां पे ये एक रेक्टेंगल ना होके ये एक स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास स्क्वायर देना चाहिए फिर तो क्वेश्चन में। जब 7√2 करेंगे तो हमारे पास 98 भी आना चाहिए। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं 7√2 के आसपास ही जाके है ये, क्योंकि 7√2 इंटू 7√2 करता हूँ ना, तब मेरे पास 98 आता है। मतलब कहीं इसके आसपास ही बनने चाहिए पेयर्स तो, कहीं इसके आसपास ही बनने चाहिए पेयर्स तो मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर है। देखो 8 और 6 को लेके देखो आप, तो 8 और 6 14 होता है। 8√2 और 6√2 करेंगे तो मेरे पास 8√2 और 6√2 कितना हो जाएगा? 8×6 = 48, और 2 गुना मतलब √2 इंटू √2 यानी कि 2, तो 48 इंटू 2 96 तो होता है।
या फिर आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, फिर नहीं हो रहा है तो आपसे, मेरे को यहाँ से एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में मतलब यदि बाई ऑप्शन जाओ तो बाई ऑप्शन, तो यहाँ से आपको कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन सोचने में? यदि आप इतना सोच पाते हो तो आपको कितने सेकंड लगेंगे? 7 से 8 सेकंड। लेकिन आपने यदि नहीं सोचा है तो आपको ये देखना चाहिए ना, फिर 2 LB इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 14 के स्क्वायर 196, 196 दुगना कितना हो जाएगा? 392। 392 ना। तो मेरे पास यहाँ से एल स्क्वायर प्लस में, सॉरी, यहाँ पे 1 सेकंड, मैंने क्या करा है ये, मेरे पास यहाँ पे देखो एल प्लस में बी है इज इक्वल टू 14√2, और एल बी की वैल्यू मेरे पास है 96। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से एल माइनस में बी और नहीं निकाल सकता क्या? मैं दोनों तरफ मैं 4LB यदि जोड़ दूं और घट, दोनों तरफ मैं 4LB जोड़ दूं, तो मेरे पास यहाँ से एल माइनस में बी का नहीं आ जाएगा क्या? एल माइनस में बी का होल स्क्वायर मैं नहीं निकाल सकता क्या यहाँ से? एल माइनस में बी का होल स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा यहाँ से? 392 माइनस में 4LB करना है, मतलब 96 का 4 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 192 और 384, 384, मतलब मेरे पास यहाँ से एल माइनस में बी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और अब करके देख लो, सीधा सीधा सा आंसर आएगा। There are 60 students in a class where number of boys exceeds the number of girls by 12. If 40 more students are added in the class, out of which 45% of the boys, then what would be the new ratio of number of boys to the number of girls? मेरे पास 60 है, 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से जो जो है बॉयज एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स से 12 से। तो मेरे पास यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स में सीधा नहीं लिख सकता क्या? बॉयज और गर्ल्स कोई नहीं कराया मैंने पहले, जो भी भाई मैं पहले यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, बाकी आपको सोल्यूशन पहले भी दे सकता था ना मैं इस चीज के लिए। तो मेरे पास बॉयज और गर्ल्स का कितना आ जाएगा? 36 और 24, या फिर x प्लस में 12 ऐसे करके देखो, फिर x की वैल्यू निकालो, 36 24 सीधा आंसर आ रहा है। मेरे पास 40 मोर स्टूडेंट जब ज्वाइन करेंगे, मेरे पास 36 और 24 का रेशियो है पहले। 40 में से 45% मेरे को बॉयज बता रहा है, 45% मतलब 40 का 40% यदि मैं निकालूं तो 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसका मेरे को 40 का 5% और निकालना है, तो 40 का 10% 4, यानी कि 2, यानी मेरे पास 18 ही तो आ गया इसका। तो मेरे पास अब इसमें कितने जोड़े हैं? मेरे को 18 और जोड़ूंगा मैं इसमें, तो मेरे पास 54 स्टूडेंट हो गए। और 54 का सिर्फ एक ही मल्टीपल दिख रहा है ना मेरे को, सिर्फ एक ही तो मल्टीपल दिख रहा है मेरे को, 27। तो यहाँ से 27 सीधा सीधा तो आंसर लगा दिया मैंने। या फिर आप इनको इनको और जुड़वा के देख लो भाई, इसमें 24 है, 18 गर्ल्स होगी तो मेरे पास 27 और जुड़ेंगी ना उसमें, है ना? नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, तो मतलब हाँ, मतलब 55% ही तो निकालना है। अच्छा, मतलब ये मेरे पास 18 है, तो मतलब 22 जुड़ेगी ना। ठीक है, तो 22 जुड़ेंगी तो मैं कितना कह सकता हूँ यहाँ से? 46, तो 54/46 यानी कि 27। ठीक है। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करना इस आंसर को, है ना? कमेंट योर आंसर्स। हर चीज को थोड़ी बताऊंगा, है ना? इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको क्वेश्चन ये नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना है। बस यहाँ पे ये देख लेना कि क्या दिखा रखा है, द एवरेज अर्निंग्स फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है। अच्छा, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, अच्छा ये है। तो आपको इसमें पेन कॉपी चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपके मन में घंटी नहीं बज रही है कि 22 स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 12 है ये, तो यहाँ पे ये y+3 है, तो सीधा सीधा यदि आपको नहीं लिखना आ रहा है y+3 और y+4, तो भाई क्या है फिर? तो आपको टाइम लगानी क्यों है इतना? टाइम लगाना ही क्यों है इतना भाई? जब 22 स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 12 को खोल के लिखूंगा तब भी तो आप कैसे लिखोगे? 22 स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 4y प्लस में 12, फिर यहाँ से कॉमन वॉमन लेके आप करोगे। मैंने सीधा कर दिया, y+3 से y+3 काट दो, -3 रखूंगा तो 1 ही तो आंसर आ गया मेरे पास, सीधा सीधा। कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये? 10 से 12 सेकंड मैक्स टू मैक्स है, यदि आप ऐसे भी खोल के करो तो। ठीक है। अच्छा, Surya wanted to cover 75 kilometer in an hour. During the first 20 minutes of journey, his speed was 12.5 मीटर पर सेकंड। 12.5 मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए कितना करूंगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मेरे पास कितनी बार चला जाएगा? 2.5, 18 × 2.5, 18 दूनी 36, और आधा कितना हो जाएगा? 45, यानी 45 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। ठीक है। What should be his speed of remaining duration if he wants to cover the distance in the desired time? मतलब 20 मिनट पे वो 45 किलोमीटर पर आवर से चला है। जब वो 20 मिनट 45 किलोमीटर पर आवर से चला है, तो उसने जब 1 आवर और 45 मिनट सॉरी 1 आवर 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो 45 किलोमीटर चला है, तो 20 मिनट में कितना चला होगा वो? 15 किलोमीटर।
तो अब उसको 60 किलोमीटर 40 मिनट में दूरी तय करनी है, तो 60 किलोमीटर जब 40 मिनट में करेगा तो 2/3 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। और 90 किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। आपको सिर्फ इतना ही लिखना था इस क्वेश्चन में। यदि आप ऐसे लिख रहे हो, अच्छे अच्छे मतलब लिख रहे हो बाद में भाई पहले इसको कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है, तो टाइम गवा रहे हो वहां पे। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये क्वेश्चन था 15 से 20 सेकंड में। ठीक है, लेकिन आप जब बेसिक से करते तो था ये तो। आपका यदि थोड़ा तेज दिमाग चल रहा है तो आपने एलिगेशन पढ़ा था क्या? एलिगेशन पढ़ा था क्या आपने कहीं? भाई मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है एलिगेशन। एलिगेशन का क्या यूज होता है कि हमें कोई बेस वैल्यू निकालने के काम आता है। तो भाई जब मैं स्पीड पे उनकी जब ये चीज बता के चलो कि मैं जब स्पीड पे वो लगाऊंगा मैं एलिगेशन, तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, मेरे पास टाइम का रेशियो आएगा। टाइम का ही तो रेशियो आएगा ना मेरे पास। यहां से यदि मैं स्पीड के उस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ स्पीड के, तो पहले सिचुएशन में मेरे पास स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। और लेकिन मेरे पास ओवरऑल स्पीड कितनी होनी चाहिए, 75 किलोमीटर पर आवर। पर 45 किलोमीटर उसने कितने में चला है, 20 मिनट में, यानी कि मतलब सॉरी 20 मिनट। तो बाकी की 40 मिनट में करनी है ना उसको, 40 मिनट में, यानी कि 1:2 का टाइम है मेरे पास, 1:2। ठीक है, तो मेरे पास देखो 45 और 75 यानी कि 30। तो दो की वैल्यू जब 30 है मेरे पास तो एक की वैल्यू 15। जब ये ज्यादा है तो ये कम ही तो होगा, यानी कि 75 है। तो ये मेरे पास 90 किलोमीटर पर आ रही तो है, 90 किलोमीटर ही तो आएगा ये, 90 किलोमीटर पर। आपने यदि एलिगेशन नहीं पढ़ा है तो एलिगेशन जाके पढ़िए। एलिगेशन का यूज हम कब करते हैं, जब हमको कोई बेस रेशियो निकालना हो, बेस वाला रेशियो, बेस वैल्यू निकालनी हो तभी तो करते हैं ना। तो जब मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास टाइम का रेशियो तो आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से भी तो 25 मीटर पर सेकंड भी आ रहा है आंसर। अब मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। मतलब यहाँ पे ए बी सी है मेरे पास कोई, है ना, और मेरे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट कौन बी ए डी इज इक्वल टू कौन सी ए डी। यहाँ से आपको देख के समझ में नहीं आया होगा ना कि भाई ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है। डे फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखिए, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं इंक्लूडेड उसमें। तो आप देखिए उसका आई टैब पे यहाँ पे आया भी रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ एबीसी 24.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये मेरे पास 8 6 14 है, तो मेरे पास बीसी की वैल्यू कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो मेरे को डीसी चाहिए। आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी हो तो उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसके आजू बाजू की साइड है। यानी कि ये 8 6 है तो मेरे पास इसका रेशियो कितना हो जाए, 4:3। जब मेरे पास 7 की वैल्यू इतनी है तो मेरे पास 3 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ से 3 के मल्टीपल पर तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो मेरे पास यहाँ से 7 का डिवाइड करो 1.5, 1.5 इंटू 3 करूंगा तो 4.5 आंसर। ओके, ठीक है। अच्छा, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसमें आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत है क्या? आपको इसने आपने एक चीज पढ़ी हो, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ये सीधा 4ab के बराबर होता है मेरे पास। 4ab के बराबर होता है ना। तो जब ये 4ab के बराबर ही है मेरे पास, तो यहाँ से 4 इंटू 72 और 116 अपॉन में 232 इंटू में 186। तो ये मेरे पास जस्ट इसका दुगना ही तो है, जस्ट इसका दुगना ही तो है। आपको सिर्फ दिखना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीजों को। और यहाँ पे ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास सीधा 4 आंसर ही तो है। कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन करने में? मात्र 8 से 10 सेकंड। या फिर किसी को नहीं कौन रहा हो तो भाई ऐसे स्क्वायर करने तो मत बैठ जाना। लेकिन आपको क्या करना है उस केस में कि आपको ए प्लस में बी और ए माइनस में बी का फॉर्मूला लगा देना है। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अरे वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा वो मेथड। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, इन हाउ मेनी इयर्स 12,500 विल अमाउंट टू 23,750। 23,750 गिवन दैट द सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम। यहाँ से पहले ब्याज तो निकाल लो कितने का बना है ब्याज हमको, मतलब 12,500 से 23,500 होता तो 11,250 का मेरे को वो मिला है ब्याज यहाँ। तो आपको यहाँ पे एक चीज नहीं दिख रही क्या, सीधी सीधी आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही ये चीज कि मेरे पास यहाँ पे ये 12,500 है और ये मेरे पास 11,250 है, मतलब 125 के मल्टीपल ही तो है सारे के सारे।
125 इंटू 10 100 करूंगा तो मेरे पास कितना आता है 12,500। तो 125 इंटू 90% करूंगा तो ही तो मेरे पास इतना आएगा ना। 12,500 का 90% ही तो है ये। सिर्फ ऑब्जर्व करने की चीजें हैं या नहीं है। फिर कहोगे कि भाई कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी। जब 1%, जब मेरे पास 90% ब्याज है, 15% पे वो है, तो मेरे पास 6 है, सीधा सीधा आंसर ही तो है। ओके। अब मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, मलान एंड मनोज स्टार्टेड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 45 मीटर्स, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट द फर्स्ट टाइम। तो मेरे पास यहाँ पे मीट द फर्स्ट टाइम चाहे कुछ भी हो, पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। और आपको सीधा सीधा पता होगा टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर। और यहाँ पे एस वन प्लस में एस टू, यही तो आएगा मेरे पास। तो 2 पाई आर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 45, क्योंकि पाई की वैल्यू मेरे को 3 लेनी है। और यहाँ पे एस वन प्लस में एस टू, यानी कि 75 प्लस में 60, 135। 135, 135 ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना था भाई। तो 45 दिया कितना होता है, 45 दिया 135, यानी कि 3 से ये बार कट गया, तो मेरे पास 36/5। 36/5 कितना होता है, 5 7 35, यानी कि 7.2 सेकंड। ठीक है, 7.2 सेकंड। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है शायद। Amar, is it 25% more efficient than Aman? Aman can finish some work in 40 days while working at 50% of his efficiency. Find the time taken by Amar and Aman to finish the work together if they work at full efficiencies. मतलब मेरे पास एक तो अमर है कोई इंसान, और एक मेरे पास अमन है, ठीक है। तो अमर जो है ना 40%, मतलब 25% मोर एफिशिएंट, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 है। अमन की 4 है तो अमर की 5 है। ठीक है। अब अमन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज वाइल वर्किंग 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी का मतलब उसने, उसकी रियल एफिशिएंसी 4 थी लेकिन उसने 2 से काम करा और 40 डेज में फिनिश कर दिया। तो मैं टोटल वर्क यहाँ से सीधा लिख क्या, टोटल वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, 40 इंटू में 2, यानी कि 80। मेरे पास इसीलिए तो दी हुई होती है, जो पहले एफिशिएंसी का रेशियो दिया होता है और एक व्यक्ति इतने दिन में काम कर सकता है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क निकालने के बाद अब ये टाइम टेकन पूछ रहा है, दोनों जब फुल एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 80/9, 80/9 कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 8 72, 8 से 8/9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ एडी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, एबी इज पैरेलल टू डीसी एंड एडीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री दे रखा है और ये पैरेलल दे रखा है ना, तो सबसे पहला काम मेरा पता क्या है कि ये भी 90 डिग्री है मेरे पास, सबसे पहला काम है ये मेरे पास करने को। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। जब ये एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मेरे पास ये 60 डिग्री का है। भाई जब ये पैरेलल साइड्स हैं दोनों, तो पैरेलल साइड्स में जो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो बन रहे हैं लगभग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो बन रहे हैं, तो यानी कि ये 90 है तो ये 90 है। ठीक है। या फिर अंत्य जो पैरेलल साइड्स के जो बीच में कोण बनते हैं उनके अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला काम क्या था कि मेरे को ये 90 है तो ये 90 है मेरे पास, और ये मेरे को 60 दे रखा है, और ये भी ऑल 60 60 है ना इसमें, ये 60 ये 60, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। ठीक है। जब ये 60 है तो मेरे पास 30 है, और ये 30 है तो ये 60 है मेरे पास। ठीक है। और ये 60 के सामने 18 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा मेरे पास, 6√3, क्योंकि ये मेरे पास कितना होता है, √3 टाइम्स है। तो ये मेरे पास 1 टाइम्स है, 1 टाइम की वैल्यू 6√3, यानी कि ये 2 टाइम्स, यानी कि 12√3। और 12√3 है ये, तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 36√3। ठीक है। तो भाई हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आपको सोल्यूशन ऐसे ही करना है, और सोल्यूशन यदि ऐसे करोगे तो भाई देखो टाइम भी बचता है, एक्यूरेसी तो मेंटेन रहेगी, टेंशन मत लो एक्यूरेसी की। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेशंस को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, पर आपको करना है। ठीक है। अभी बहुत टाइम है, 3 महीने सीजीएल के लिए, तो सीएचएसएल का तो आ ही गया, लेकिन सीजीएल के लिए तो बहुत टाइम है ना अभी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी इसी जो किसी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, एंड अच्छे से रहो और अच्छी पढ़ाई करते रहो, ठीक है।